हेलो नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज का अपना टॉपिक होगा पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ठीक है, अब देखो पहले मैं लेता हूँ एक एग्जांपल और उसके बाद में आप बताओगे कि ये घटना किस कारण होती है। किसी भी कंपटीशन में भी आता है, आपने पढ़ा होगा कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों? तो अपन छोटा सा आंसर लिख कहते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सेम ऐसे ही अपन ये भी पढ़ा होगा आपने कि पानी पर तेल की पतली परत है वो रंगीन दिखाई देती है, क्यों? तो इसका भी आपने सेम आंसर लिखा है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ये ऐसा कुछ होता है। तो वही टॉपिक आगे है, इसको थोड़ा अपन डिटेल में करेंगे। तो हेडिंग का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण। ये नहीं, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ये अपना आज का टॉपिक है, ये व्यतिकरण है, व्यतिकरण। अब देखो एक बात अपन ने पहले की है कि व्यतिकरण करने के लिए दो क्लास संबद्ध स्रोत होने आवश्यक हैं। जो पहली शर्त थी अपनी, क्लास संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां की थी, तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा और आयाम के विभाजन के द्वारा। तरंगाग्र का विभाजन होता है एक तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर और फ्रेनेल बाइप्रिज्म के अंदर। ये अपने तीसरा है पतली फिल्मों में व्यतिकरण। यहाँ होता है आयाम के विभाजन के द्वारा तरंगों का व्यतिकरण होता है या फिर कला संबद्ध स्रोत प्राप्त होते हैं। तो देखो यहाँ पर माना, सबसे पहले माना जो फिल्म की मोटाई है वो एक समान है और उसकी मोटाई जो है वो स्मॉल टी है। फिल्म की मोटाई क्या है? स्मॉल टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो है वो मान लिया कि क्या है? म्यू है। बात याद होगी सबके। इसका देखो डायग्राम यहाँ बनाता हूँ और फिर देखो समझना थोड़ी सी बात है। ये मैंने एक सेकेंड, ये एक डायग्राम बना दिया। ये फिल्म है और इसकी मोटाई कितनी बताई? यहाँ से लेकर यहाँ तक की मोटाई जो है वो स्मॉल टी है और इसका अपवर्तनांक कितना बताया? म्यू बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। आपने क्या किया? इस पर एक ये प्रकाश की किरण यूं डाल दी। ये माना कि वो तेल वाली पतली सी परत है। जैसे ही यहाँ प्रकाश आपतित करेंगे तो इसका कुछ भाग, ये एक अभिलंब खींच देता हूँ पहले मैं, ये अभिलंब खींच दिया, इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा। कुछ भाग ये क्या हो गया आपका? परावर्तित हो गया और कुछ भाग इसका हो जाएगा अपवर्तित। ये अपवर्तित हो गया। ठीक ऐसे ही यहाँ एक अभिलंब खींचा मैंने, यहाँ पर भी वो दोबारा दूसरी सरफेस आ गई है तो इसका कुछ भाग ये परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग ये अपवर्तित हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता है कि जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है और विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है। यहाँ हवा है, यहाँ वो तेल की परत है। ठीक बात ना? तो ये कुछ अलग हो जाएगा। सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। अच्छा, फिर दोबारा एक अभिलंब ये खींच देता हूँ। यहाँ दोबारा कुछ भाग है ये परावर्तित हो जाएगा। ये पैरेलल लाइनें हैं और कुछ भाग इधर नहीं, कुछ भाग अपवर्तित हो गया और कुछ भाग इधर परावर्तित हो गया। ठीक ऐसे ही ये यूं दोबारा डाल दिया और ये चला गया। ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक ऐसे ही ये दोनों लाइनें ये भी क्या हैं? पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, ये पैरेलल लाइनें हैं। बात क्लियर होगी सबके? इनका नामकरण करना चाहूँ तो इस पॉइंट को मैंने P1 नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P2
और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं P3। ठीक बात है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C1 और ये ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये आपका हो गया C2। ये रिफ्लेक्टेड है तो ये R1 P1 R1 पहली रिफ्लेक्टेड प्रकाश की किरण है। ये लिखा मैंने R2 और ये लिखा मैंने R3। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन P1 R1 P2 R2 और P3 R3 तीनों पैरेलल लाइन हैं और ये भी क्या है, पैरेलल लाइन है। इसका नाम दे दिया T1 और इसको क्या दे दिया T2। ये माना कि यहाँ सोर्स है तो यहाँ लिखा S, तो S P1 आपतित प्रकाश किरण हो गई, आपतित प्रकाश किरण हो चुकी है। अब देखो मेरे पास सुनो, अपवर्तन के नियमों से अपन जानते हैं कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण I है तो ये कोण भी क्या होगा, I होगा। और ये कोण मैंने क्या कर दिया, अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल, तो ये स्मॉल r लिखा। आगे एंगल किस प्रकार से बनते हैं वो बाद में बात करता हूँ, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो फ्रेनेल का एक नियम है, पहले तो ये बताओ इसमें ये प्रकाश की किरणें कौन सी क्या क्या हैं, सब समझ आ गई। परावर्तित किरणें हैं और ये पारगमित किरणें हैं, ट्रांसमिटेड हैं, और ये रिफ्लेक्टेड हैं, और ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे है। ठीक है ना। और फिर किस प्रकार से क्या कुछ किया ये आपके सामने है। फ्रेनेल के नियम से, फ्रेनेल के नियम से देखो परावर्तित प्रकाश का अंश, परावर्तित प्रकाश का अंश ये इस सूत्र से दिया जाता है। फ्रेनेल के नियम से परावर्तित प्रकाश का अंश है वो इस सूत्र से दिया जाता है, μ-1 और μ+1 का अनुपात। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ कांच की बात कर लूँ, कांच के लिए म्यू का मान लगभग क्या होता है, 1.5 होता है। तो म्यू की वैल्यू अगर आर में रखूँ तो ये आपके पास में आ जाएगा, रख के देख लो, 1.5 - 1 और 1.5 + 1, इसका जोड़ बाकी करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। यानी एक बार परावर्तन जब होता है तो इतना भाग परावर्तित होता है। अगर आपने जैसे मान लो, यूँ समझो इस बात को, अगर आपतित प्रकाश की किरण आपकी जैसे मान लो 100 है तो उसका 0.2 यानी 20% परावर्तित होगा। 0.2 यानी 20% क्या होता है, परावर्तित होता है। ये कर लिया। फिर देखो एक सेकंड, आपने ऊर्जा ये दी। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं तो ये परावर्तित और ये पारगमित, दो ही तो बात है। ऊर्जा संरक्षण से ये ऊर्जा प्लस ये ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। तो देखो ऊर्जा संरक्षण से, एनर्जी कंजर्वेशन से, ऊर्जा संरक्षण से क्या लिखूं, r² + t² = 1। ये तो स्क्वायर की बात समझो, स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि तरंग सिद्धांत के अंदर जो ऊर्जा है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए स्क्वायर किया है। इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर = 1 यानी 100%। ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - r², और ये वैल्यू जब आप पुट करते हो 1 - 0.2 का स्क्वायर, तो ये लगभग आपको 0.98 आ जाती है। यानी r की वैल्यू आपके पास में 0.2 है और t की वैल्यू 0.98 है। ठीक है। तो देखो इसको आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो एक कच्चा डायग्राम एक और बनाते हैं, सेम यही, इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि आगे काम में आएगा। ये आपकी फिल्म जिसकी मोटाई थोड़ी देर पहले t लिखी है, ये आपने प्रकाश किरण आपतित की, इसका आयाम माना कि A0 है, इसमें से कुछ भाग इधर चला जाएगा, वो माना A1 है, और कुछ भाग इधर आ गया, और देखो फिर वो यूँ हो गया, है ना। सेम ऐसे ही यूँ चला गया और फिर यूँ हो गया, ऐसी बात की थी। माना कि इसका आयाम A1 है और इसका आयाम क्या है, A2 है, और इसका आयाम A3 है, इसका A4 है और इसका A5 है। आपको एम्पलीट्यूड निकालना हो तो ये तो इंसिडेंट है, A1 कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, उसकी बात करता हूँ। तो देखो परावर्तित व पारगमित, पारगमित
प्रकाश किरणों का आयाम, प्रकाश किरणों का आयाम कितना होगा। अगर मैं A1 की बात कर लूँ, A1 देखो थोड़ी देर पहले दो बात ये की थी, R का मान आपका 0.2 आया था और T का मान 0.98 आया था फॉर एग्जांपल, कांच के लिए 0.2 है। तो समझो थोड़ी सी बात को, A1 की जगह क्या लिखूं, ये प्रकाश आया यहाँ से परावर्तित हो गया, एक बार परावर्तन, तो शुरुआत किया था A0, परावर्तित हुआ तो इतना भाग पहुँचेगा, बात याद होगी। सेम फिर बात कर लेता हूँ A2, A2 प्रकाश ये है आयाम है, तो देखो यहाँ इसका क्या हुआ, यहाँ पारगमन हुआ और यहाँ भी पारगमन हुआ है। पारगमन का मतलब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है, तो क्या लिखना चाहिए, A0 तो है ही, इंटू यहाँ पारगमन हुआ तो पारगमित भाग कितना होता है 0.98, फिर दोबारा यहाँ पारगमन हो गया तो आप क्या लिखोगे, इंटू 0.98, बात क्लियर हो गई। सेम ऐसे ही अगर आपको A3 लिखना हो तो A3 के लिए देखो, A0 तो शुरुआत में था ही, यहाँ क्या हुआ पारगमन तो 0.98, फिर यहाँ यूं जा रहा है तो ये परावर्तन है, तो ये क्या है परावर्तन है तो 0.2, फिर ये क्या पारगमन है तो 0.98। इस प्रकार से आप A4 लिखोगे तो A0, A4 ये है, तो ये पारगमन चलो लिख दिया, ये तो पारगमन, ये परावर्तन तो 0.2, फिर बाद में ये परावर्तन तो 0.2, ये पारगमन तो 0.98। देखो इनको बताने का टारगेट केवल इतना सा है कि जैसे परावर्तित की जब बात करते हैं परावर्तित, तो उसमें A1, A3 और A5 यही है और इनका अनुपात जो भी है वो लिखो आप। ऐसे ही जब पारगमित की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आएगा A2, A4 ये लिखेंगे, ये क्या है आपके एम्पलीट्यूड है, आयाम है। इनको लिखने के अनुपात को लिखने के बाद में जब आप देखोगे कि A1 जब इनकी तीव्रता या आयाम है वो कुछ प्राप्त होता है और बाद वाले जो हैं वो नगण्य प्राप्त हो जाते हैं, सेम ऐसे इनके बाद वाले हैं वो नगण्य प्राप्त हो जाते हैं, ठीक बात है ना। तो ये बताने का मकसद केवल इतना था कि जो शुरुआती जो तरंगें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, उन तरंगों के बीच में ही व्यतिकरण का अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि उच्च जो तरंगें हैं उनका आयाम लगभग 0 प्राप्त होता है, इसलिए आप उनको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इन दो की बात करेंगे, यानी इन दो की बात करेंगे, है ना। अब देखो दो भाग हो गए हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें, इसको तो हटाई दो चाहे, इसका कोई उपयोग नहीं फिलहाल। इन दो की बात करूंगा, दो की क्यों करूंगा, क्योंकि आगे जाए वालों को आप क्या मान सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो एम्पलीट्यूड को। अब बात है इनके बीच में व्यतिकरण होगा और इनके बीच में व्यतिकरण होगा, यानी परावर्तित किरणों के बीच में व्यतिकरण और पारगमित किरणों के बीच में व्यतिकरण, ठीक है ना। तो आज मैं परावर्तित वाला करता हूं, तो देखो कैसे क्या करते हैं। आज का जो परीक्षा में ऐसे आता है कि सिद्ध कीजिए कि परावर्तित किरणों के बीच में पथांतर ये होता है, तो नंबर A पॉइंट परावर्तित किरणों में व्यतिकरण परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। परावर्तित किरणें कौन सी, आप इनको छोड़ दो, चाहे P, इसको लेंगे नहीं अपन, इसको छोड़ दो चाहे P3, तो मैं लिखूंगा परावर्तित किरणों, एक तो है P1R1 व P2R2 में व्यतिकरण ज्ञात करना है, व्यतिकरण ज्ञात करना है। आपको ये भी सबको पता है मेरे हिसाब से कि जब व्यतिकरण ज्ञात करते हैं व्यतिकरण, तो ध्यान हो तो अपन क्या करते हैं, पथांतर ज्ञात करते हैं। पथांतर दो किरणें हैं, इन दोनों के बीच का पथांतर देखो, शुरुआत यहाँ से हुई थी, शुरुआत यहाँ से हुई थी, ये चल के इधर चली गई, यानी ये तो पथ यहाँ चलती है, ये इधर जा रही है, ये माध्यम में चल रही है। तो पथांतर ज्ञात करने के लिए देखो दो बातें करते हैं, एक तो इस अभिलंब को यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, माना कि ये पॉइंट आपका n है, पॉइंट क्या है n है, साथ साथ P2 से इस पर अभिलंब डालता हूँ,
P2 से इस पर अभिलंब डालता हूँ, ये पॉइंट ले लिया मैंने A और ये क्या आपका अभिलंब है। क्या ये बात याद होगी मेरे हिसाब से? चलो याद होगी तो आगे बढ़ता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको व्यतिकरण ज्ञात करना है तो अपन हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, पथांतर ज्ञात करते हैं। तो आगे लिखता हूँ अगली स्टेप में P1 R1 व P2 R2 के मध्य पथांतर, अगर उस पथांतर को del 1 लिखूं तो देखो आप साफ साफ देखोगे पथ किसने ज़्यादा तय किया है, पथ इसने ज़्यादा तय किया P2 R2 ने, ये यहाँ से चल के आ गई है ना। तो देखो मैं जैसे मान लो T टाइम के बाद में भाई ये प्रकाश की किरणें यहाँ मिली मान लो, तो ये तो चल के यहाँ तक आई और ये यहाँ चल के यहाँ तक गई, तो इस दूरी में से ये दूरी मैं माइनस करूँगा तब जाके पथांतर आएगा। यहाँ पर एक लफड़ा हो रहा है थोड़ा सा, ये दूरी माध्यम में तय की गई है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण माध्यम में जैसे सपोज करो x दूरी तय करती है, ये निर्वात यानी वैक्यूम में x दूरी तय करती है, तो माध्यम में क्या हो जाएगा x इंटू म्यू हो जाएगा, यानी निर्वात में x है तो ये क्या हो गई आपकी माध्यम में हो गई। तो देखो कैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, ये लिखा मैंने, पहले तो देखो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की P1 C1 प्लस C1 P2, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है कौन सी P2 R2 ने की है, लेकिन ये माध्यम में है। इसको निर्वात की इक्विवेलेंट करने के लिए मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, म्यू से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसमें से माइनस कर देते हैं P1 A माइनस कर देते हैं, क्या लिखा P1 A माइनस कर दिया, ये स्टेप नंबर आपकी 1 आ गई। स्टेप 1 आ गई तो अपना अगला टारगेट होगा ये वैल्यू फाइंड आउट करें, ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है अपन को। ये फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स से थोड़ी सी फिजिक्स काम में लेते हैं। ये कोण R है तो ये कोण भी R होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसके बाद में ये कोण R है तो ये कोण भी R होगा, ये कोण R क्यों होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि ये दोनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। बात याद होगी सबके, अरे समझ आ गई ना। इसके बाद में यहाँ इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग, चलो इसको मैं एक बार अक्स लिखता हूँ, तो देखो I प्लस अक्स है वो कितना है 90 है। सेम ऐसे ही अक्स प्लस इसको y लिख दिया, अक्स और y की वैल्यू है वो भी 90 डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है तो 90 हो गया। इन दोनों का योग क्या होना चाहिए आपका 90 होना चाहिए। इन दोनों को इक्वल करता हूँ, इन दोनों को चलो माइनस कर दें या फिर इक्वल करेंगे तो ये आएगा I प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कल से I बराबर वाई, यानी ये कोण I है तो ये कोण भी I होगा। तो ये एक्स वाई न लिखते हुए मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख रहा हूँ, इसको लिखा मैंने I लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। तो ये दिक्कत नहीं तो आगे आ जाओ, फिर आगे आएंगे अपन त्रिभुज। एक बात और देखो छोटी सी, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर है ना, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है और ये एंगल बराबर, ठीक बात है। अच्छा तो देखो आपका P1N और NP2 दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तो त्रिभुज लिखवाएंगे P1NC1 में लिखो, पहले तो लिख देता हूँ कोस R इक्वल टू आधार बटा कर्ण से कुछ पढ़ा हुआ होगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें ये R है तो ये तो लंब होगा, ये आधार है, तो ये लिखा C1N अपॉन P1C1, ये देखो C1N कितना स्मॉल t और ये लिखा P1C1। यहीं से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि P1C1 बराबर T अपॉन कोस R, और ये बराबर होगा आपका C1P2 के, C1P2 के बराबर होगा। ये आपकी स्टेप नंबर कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक बात है। चलो इनको साइड में लिख रहा हूँ, ये लिखा P1C1 बराबर T अपॉन कोस R बराबर आपने लिखा C1P2, ये स्टेप नंबर आपकी 2 है। अच्छा स्टेप नंबर फर्स्ट ये थी, ये यहाँ लिख देता हूँ del 1 इक्वल टू लिखा म्यू इंटू P1C1
प्लस C1P2 माइनस P1A, ये स्टेप नंबर आपकी 1 है। ये फिर याद करनी पड़ेगी ना। चलिए इसके बाद में इसी त्रिभुज के अंदर tan r इक्वल टू लिखो, tan r इक्वल टू क्या लिखूं, tan r इक्वल टू ये अपॉन ये, तो यह आ जाएगा P1n अपॉन NC1। अच्छा P1n को तो पढ़ा रहने दो, NC1 क्या स्मॉल t, तो ये आपका आ गया P1n इक्वल टू t और tan r। अच्छा P1n है वही किसके बराबर होगा, NP2 के बराबर होगा। ये स्टेप नंबर आपकी 3rd आ गई। ये भी क्लियर हो गया। ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज P1AP2 में चलो लिखो, वहाँ पे कर रहा हूँ साइन आई इक्वल टू साइन आई क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये लंब चाहिए है ना। तो ये आ गया आपका P1A अपॉन क्या लिखा जाएगा, P1P2 और P1A अपॉन P1P2 जो क्या है P1n प्लस NP2 और P1n प्लस NP2 यहाँ से वैल्यू पुट करूँ तो ये आपके पास में आ जाएगा P1A अपॉन 2t tan r, या फिर ये लिखूँ कि P1A इक्वल टू आपके पास में है 2t tan r और साइन आई। ये स्टेप नंबर आपकी 4 आ गई। बात याद होगी ये भी सबके। अब देखो आगे चलते हैं, अपने पास में P1 C1 आ चुका, C1 P2 आ चुका, ये भी आ चुका, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो समीकरण 2 व 4 से मान 1 में रखने पर डेल वन इक्वल टू म्यू, अब देखो मैं एक साथ लिखूंगा P1 C1 ये रहा, तो डबल करके लिखा जाएगा 2t cos r। ये 2 कहाँ से आया, दोनों की वैल्यू समान है, रखूंगा तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से हम ये रहा 2t tan r और साइन आई, ये से 2 म्यू टी अपॉन कोस आर कॉमन निकाल लिया, माइनस आगे भाई कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 तो बाहर आ गया, टी बाहर आ गया, तो ये आ गया tan r और साइन आई अपॉन म्यू और इंटू कोस आर, यह आएगी। अब देखो अपन लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यह मान इसके अंदर पुट कर दें हम, और पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, देखना 1 मिनट के लिए। डेल वन इक्वल टू बाहर वाला ऐसे छोड़ेंगे 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, अंदर इसकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो डेल वन इक्वल टू आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 2 म्यू टी कोस आर, 2 म्यू टी कोस आर प्राप्त हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 5 है। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करने वाली बात है, देखो इस प्रकाश की किरण का परावर्तन हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना, यानी सघन माध्यम से हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही जब ये प्रकाश की किरण आती है तो इसका परावर्तन होता है यहाँ से, ये यहाँ पर क्या विरल माध्यम है। जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो उसके अंदर अतिरिक्त पथांतर होता है λ/2 का, क्या होता है, λ/2 का अतिरिक्त पथांतर होता है। तो देखो सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम से परावर्तन होने पर λ/2 का अतिरिक्त पथांतर होता है, अतिरिक्त पथांतर होता है। इस कारण परिणामी पथांतर अगर उसको डेल लिखूं तो
वो लिखा जाएगा डेल 1 माइनस लेमडा बाई 2। ये ध्यान दो माइनस क्यों किया, देखो माइनस इसलिए किया कि इसका अतिरिक्त ये देखो ऐसे तो किया था, ये आ रहा था, एक सेकेंड, डेल 1 इक्वल टू माध्यम यानी PR1 P2 R2 वाला और P1 R1 वाला, तो यहाँ पर तो अतिरिक्त हुआ है तो ये माइनस में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो वैल्यू जब पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई और ये आपका पथांतर हो चुका है। पथांतर हो गया तब आगे का काम करते अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे अपना काम क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें हैं इनमें संपोषी व्यतिकरण होगा या फिर विनाशी व्यतिकरण होगा। कौन सा, संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव, विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव। तो देखो क्या लिखता हूँ, केस नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है, डेल इक्वल टू एन लेमडा। जब एन लिखते हो तो यहाँ पर एन का मान 0, 1, 2 ये होना चाहिए। अपन लोग जानते हैं डेल इक्वल टू क्या, थोड़ी देर पहले लिखा है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ से क्या हो गया आपका 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू ये लिखा n प्लस हाफ और ये लेमडा बाहर कर दिया। तो देखो संपोषी व्यतिकरण की शर्त ये है, अगर परावर्तित प्रकाश की किरणें इस शर्त की पालना करते हैं तो आपको संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है और संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा जो फ्रिंज प्राप्त होगी वो आपको ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। नंबर 2 में आप विनाशी, जब विनाशी व्यतिकरण की बात होती है तो आपका पथांतर डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। यहाँ अगर मैं n का मान 1 से शुरू करता हूँ, n का मान 1 से शुरू करता हूँ तो यहाँ लिया जाएगा माइनस। क्या लिया जाएगा, माइनस। मुख्य बात यह है कि मैंने 1 से शुरू क्यों किया, 1 से शुरू इसलिए किया क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज है उसको 0 नंबर देते हैं और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा चमकीली प्राप्त होती है, यानी वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए 0 ले लिया, ठीक बात ना। यानी 0 क्रम है, सेंट्रल जो फ्रिंज है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण नहीं होगा, इसलिए कहाँ से शुरू किया, 1 से शुरू किया है। ठीक है, डेल्टा का मान रखूँ तो ये आ जाएगा आपका 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू ये साइड चल रही है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 से लेमडा बाई 2 कैंसिल है तो ये आ गया 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू n लेमडा। यानी ये कंडीशन जब फुलफिल होती है तो आपको विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। विनाशी का मतलब है वहाँ पर डार्क फ्रिंज आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपना पतली फिल्मों से जो व्यतिकरण वाला टॉपिक है उसमें आधा भाग हो चुका है। परावर्तित प्रकाश की किरणों में व्यतिकरण का काम कंप्लीट हो चुका है। पारगमित प्रकाश के लिए अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।